3 साल है। और उसके बाद बहन का एज पता है कितना है, डबल है, तो इट मीन 6 साल है। अभी आपको ये पता है कि असलम की उम्र 13 साल हो गई, इट मीन 3 से 13 तक पहुंचने में उसको 10 साल लगे। तो ये अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एएफएनएस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यानी वर्बल के क्वेश्चंस, एकेडमिक के क्वेश्चन जो पिछले साल रिपीट हो चुके थे, उनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैं आपको समझाऊंगा। और इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है क्योंकि इससे आपके टेस्ट में लाजमी ये क्वेश्चंस दोबारा भी आएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप लोगों को इन क्वेश्चंस में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड थोड़ा बहुत गाइड करूंगा कि आप लोग के टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट के अंदर वर्बल कितने होंगे, नॉन वर्बल कितने होंगे। इसके अलावा वर्बल के मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस जो है एज रिलेटेड क्वेश्चंस, इनको हम डिस्कस करेंगे कि इनको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस जो है इनको भी डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने कैसे सॉल्व करने हैं। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस भी समझाऊंगा जो कि बोर्ड मास रूल के थ्रू सॉल्व होते हैं कि इनको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जो मोस्ट रिपीटेड एकेडमिक के क्वेश्चंस है जिसके ऊपर अक्सर इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। और उनके साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर मजीद पॉइंट्स भी बताऊंगा कि इसके ऊपर मजीद क्या क्या क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना। देखिए स्टूडेंट, जो एएफएनएस की बात है तो पिछले साल 2 जुलाई को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी, 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन थी। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड यही है कि जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में आप लोग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होगी और अगस्त के तकरीबन 20 अगस्त के बाद आप लोग की इनिशियल टेस्ट होंगे। तो अगर इस हिसाब से हम देखा जाए तो अभी हमारे पास तैयारी के लिए टाइम है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको प्रॉपर तरीके कार समझाएंगे कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है, किस डेट को आप लोगों ने अप्लाई करनी है और किस सेंटर में अप्लाई करनी है, क्योंकि हम आपको इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करके देंगे जहां पे मेरिट कम हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो। इस तरह से हम आपको ऐसा सेंटर सेलेक्ट करके देंगे और ऐसा डेट सेलेक्ट करके देंगे जिससे आपकी तैयारी कंप्लीट हो और आपके टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको एमसीक्यूज भी देंगे। तो ये हमारा है। बाकी ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हो। तो इंशाल्लाह आप अगर हमारे क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं तो हम आपको गारंटीड तैयारी करवाएंगे और उससे आपका टेस्ट लाजमी क्लियर होगा। सो इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले टेस्ट पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे, फिर 2024 के जो मोस्ट रिपीटेड वर्बल के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। एकेडमिक की जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्सेज है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है और पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ एम कैडेट की, आर्मी मेडिकल कॉलेज की, एएफएनएस की। तो डियर स्टूडेंट, हम खुद ये सारे स्टेप्स क्लियर कर चुके हैं, खुद इन लम्हों से गुजरे हुए। तो जो तैयारी हम आपको करवाएंगे, चाहे वो वर्बल की हो, नॉन वर्बल की हो, एकेडमिक की हो, हमसे बेहतर तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। यूट्यूब पर आपने अक्सर लोग देखे होंगे जो आपको कहेंगे कि हम आपको 1000 में तैयारी करवाएंगे या 2000 में तैयारी करवाएंगे। तो आप खुद जरा सोचिए कि वो खुद है क्या, खुद ये क्लियर कर चुके हैं, यानी उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो बंदा खुद क्लियर नहीं कर सकता वो आपको क्या तैयारी करवाएगा। तो इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे उससे बेहतर तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। और ये हम ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं। आप पहले हमारे डेमो लेक्चर्स देखो, डेमो नोट्स देखो, जब आपको पसंद आ जाए तब उसके बाद आप ज्वाइन कर लेना। और जो आपको कह रहे हैं कि हम आपको तैयारी करवाएंगे तो उनके साथ कंपेयर कर लो, जो आपको अच्छा लगे आप वो ज्वाइन कर सकते हो। इंशाल्लाह हम आपको ये यकीन से, दावे से कह सकते हैं कि हमसे अच्छी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होगा, क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है बल्कि मेरिट में आने के लिए आपने टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लेने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। के कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि असलम की जो एज है वो 3 साल है और उसकी बहन की उम्र कितनी है, असलम के ट्वाइस यानी असलम से दोगुना ज्यादा है। आप बताएं कि उसकी बहन की उम्र कितनी होगी जब असलम की एज 13 साल हो जाएगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल से आपको सॉल्व करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। असलम की एज क्या है, 3 इयर्स। असलम की सिस्टर की एज क्या है, तो सिस्टर की एज है डबल। तो डबल मीन्स उसकी एज, अगर इसकी 3 साल उम्र है तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 6 साल। अभी आपको यह बताया गया है कि असलम की उम्र कितनी हो गई है, 13 साल। इट मीन्स कि असलम जो है 3 साल से चले गए हैं क्या, 13 साल के ऊपर, 13 इयर्स। तो अभी आपने ये बताना है कि उसकी सिस्टर की एज कितनी होगी। ये क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, 3 साल से 13 साल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, इट मीन्स कि असलम को 10 साल लगे। तो इसलिए असलम की उम्र 3 से 13 साल हो गई। अभी देखिए ये 10 साल जो असलम के ऊपर गुजरे तो ये तो उसकी बहन के ऊपर भी गुजरे ना। तो इट मीन्स कि अगर उसकी बहन की उम्र उस टाइम 6 साल थी तो अभी इसके ऊपर भी 10 साल गुजरे तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 16 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक्यूरेट मेथड है। स्टूडेंट्स क्या गलती कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि चूंकि उसकी बहन की उम्र दोगुना है तो अभी अगर असलम की एज 13 साल है तो उसकी बहन की उम्र 26 साल हो जाएगी। अक्सर स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से गलत सॉल्व करते हैं। इसका ओरिजिनल मेथड क्या है, सबसे पहले आपको एज बताए असलम का 3 साल है,
फिर उसके बाद बेन का एज पता है कितना है, डबल है, तो इट मीन 6 साल है। अभी आपको ये पता है कि असलम की उम्र 13 साल हो गई, इट मीन 3 से 13 तक पहुंचने में उसको 10 साल लगे। तो यही 10 साल तो उसके बहन को भी लग जाएंगे, तो उसकी उम्र जो कि 6 साल थी उसके साथ भी हम 10 जमा कर लेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो यही इसका शॉर्टकट ट्रिक है और ये इसका एक्यूरेट मेथड है। तो हम अपने कोर्सेज के अंदर, अपने क्लासेस के अंदर आपको यही शॉर्टकट ट्रिक सिखाते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका है कि 1/3 ऑफ 10% आपने दिया। अभी देखिए इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, 1/3 यानी 1/3 और 10% ऑफ 90 आप लोगों ने ये मालूम करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को 10% का तरीकेकार समझाता हूँ। जिस भी नंबर का आप लोगों ने 10% मालूम करना हो तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करना है। पॉइंट को शिफ्ट करना है किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। अभी किस तरह, देखिए लेट सपोज यहाँ पर हमने 9 का 10% मालूम करना है 90 का, तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 90.0। तो मैं पॉइंट को शिफ्ट कर लूंगा किस साइड पे, मैं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर लूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है 10% ऑफ 90। इस तरीके से आपको करना है। लेट सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि 33 का आप मुझे 10% मालूम करें, तो सिंपली आप पॉइंट को शिफ्ट करें तो 3.3 इसका 10% हो गया। अभी हमने क्या करना है, 1/3 इसका मालूम करना है। तो 1/3 का क्या मतलब है, सिंपली आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1/3। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इससे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आप लोग परसेंटेज मालूम करें और फिर उसका अगर आपसे 1/3 मांगा है या क्वार्टर मांगा है या 1/4 मांगे है तो आप उसके ऊपर उसको डिवाइड करें। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि 2 + 2/2। अभी देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो भी आपके इनिशियल टेस्ट में आ जाए, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी हो और डिवीजन भी हो और इसके अलावा एडिशन भी हो, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप लोगों ने कौन से रूल के साथ सॉल्व करना है, बोर्डमास रूल, इस रूल के साथ आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने डिवीजन करनी होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अभी अगर यहाँ पर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से आपको दिया है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम ब्रैकेट का अमल करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, डिवीजन है। डिवीजन भी हम पहले करेंगे और इसके अलावा ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको भी हम पहले करेंगे। तो 2 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो 2 उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अभी देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये इसके साथ आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने इस किस्म के क्वेश्चंस को बोर्डमास रूल के साथ सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि ओहम इज द यूनिट ऑफ, ओहम किस चीज की यूनिट है। तो आपको पता है ओहम रेजिस्टेंस की यूनिट है। ये क्वेश्चन आया था 2024 के TCC 36 कोर्स में। ठीक है, ओहम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी देखिए इसके साथ मैंने क्या किया है, मोस्ट रिपीटेड MCQs। मोस्ट रिपीटेड MCQs कौन से, जो पिछले 3 साल में आ चुके हैं या जो हमारे मुताबिक जिनके आने के चांसेस है। तो दीज आर द मोस्ट रिपीटेड MCQs जो हम इस पोर्शन के अंदर ऐड करने जा रहे हैं। देखिए रेजिस्टेंस किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है, मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये चारों आपको ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन, या रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, या रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉलिड, या रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इज डिपेंडेंट ऑन। तो आपका आंसर होगा लेंथ, टेम्परेचर, मटेरियल और क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी मटेरियल क्या है, मटेरियल ये है कि लेट सपोज अगर आप कॉपर लोगे तो उसकी रेजिस्टेंस एक होगी, अगर आप गोल्ड लोगे तो उसकी रेजिस्टेंस दूसरी होगी। तो मटेरियल अगर आप चेंज करोगे तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगी। इसका फार्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A। रो क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी। याद रखे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस है। रेजिस्टिविटी किसके बराबर है, ओहम बाय मीटर के। दिस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी। ये भी आप याद रखें कि अगर आपसे पूछे कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड ऑन, तो ये ना हो कि आपका एक लेंथ, टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी, जबकि जो रेजिस्टेंस है ये चेंज होगी। अगर आप लेंथ को चेंज करोगे तो भी आपके पास चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो भी आपके पास रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करोगे तो भी आपके पास चेंज होगा। तो एक मरतबा क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में कि अगर आपने एक मेटल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, मेटल को 2 पीसेज में आपने डिवाइड किया, तो आप बताएं कि रेजिस्टिविटी के साथ क्या होगा। रेजिस्टिविटी कम होगी, इंक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या कहा कि रेजिस्टिविटी आपके पास क्या है, ये कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी में कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है,
ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह आपका नाम लेट सपोज XYZ है, तो जो भी हो, चाहे आप जहां भी जाए, जितने भी ओल्ड हो जाए, आपका नाम ही रहेगा। तो इसी तरीके से जो रेजिस्टिविटी है ये एक मेटल की या एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ये चेंज नहीं होती। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि आपने मेटल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और आप बताएं कि उसकी रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, तो अभी रेजिस्टेंस चेंज होगी। कैसे चेंज होगी उसका फिर अपना एक अलग फार्मूला है, लेकिन वो चेंज होगी। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल एरिया और मटेरियल के ऊपर, जबकि रेजिस्टिविटी जो है ये कांस्टेंट होगी। चाहे आप मटेरियल को चेंज करें, चाहे आप लेंथ चेंज करें, एरिया चेंज करें, ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है? ओम पर मीटर, ठीक है। तो इसके अलावा जो ओहम ला है, तो ओहम ला हमारे पास किसके बराबर है? V = IR। और अभी ओहम ला के मुताबिक रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? वोल्टेज डिवाइड बाय I, ठीक है, करंट। तो ये इसके बराबर है। बाकी यहाँ पर मैंने दूसरा क्या पॉइंट रेट किया है कि रेजिस्टिविटी ये क्या है? ये आपके पास हो, इट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर इससे हम निकाल सकते हैं ये कैसे आएगा? रो आपके पास किसके बराबर होगा? R × A/L। तो अभी आप क्या कह सकते हैं? अगर आप एरिया भी 1 कंसिडर करें और लेंथ भी 1 कंसिडर करें, तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी एक बॉडी की रेजिस्टेंस होगी जब उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा और उसका लेंथ 1 मीटर होगा। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि एमीटर किस लिए यूज होता है? तो एमीटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा देखिए, ये तो एमीटर हो गया। अभी इसके ऊपर मजीद कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं? तो यहाँ पर मैंने एक टेबल दिया है। इस टेबल के अंदर मैंने एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, और ये सारे जो आपको नजर आ रहा है ये इसके ऊपर मोस्ट पॉसिबल MCQs है। एमीटर करंट के लिए यूज होता है, वोल्टमीटर वोल्टेज के लिए यूज होता है, और गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि एमीटर और वोल्टमीटर में मोस्ट सेंसिटिव कौन है, सेंसिटिव किसे कहते हैं? जो स्मॉल से स्मॉल यूनिट को मेजर कर सके, तो गैल्वेनोमीटर मोस्ट सेंसिटिव देन एमीटर, ठीक है। अभी देखिए, एमीटर को हम एक्सटर्नल सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। इसी तरीके से वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर को भी हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। क्यों? अगर आप सीरीज में पूछिए क्यों, क्योंकि सीरीज में आपके पास करंट सेम होता है और पैरेलल में आपके पास वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टमीटर पे हम वोल्टेज मेजर करते हैं, इसलिए उसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, ठीक है। जबकि एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर आपसे पूछे कि एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वोल्टमीटर की होगी, ठीक है। और वोल्टमीटर को हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और अगर आपसे पूछे कि आपने गैल्वेनोमीटर को किस तरह से वोल्टमीटर में कनेक्ट करना है, तो आपने उसके साथ हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है। अगर आपसे पूछे कि उसको वोल्टमीटर में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, उसके साथ तो कैन बी कन्वर्टेड थ्रू, तो ये, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पॉइंट क्या है, इनके मेजर्स, कि ये क्या चीज मेजर करता है, इनका जो कनेक्शन टाइप है कि इसको आपने एक्सटर्नल सर्किट में किस तरह कनेक्ट करना है, ये आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये आप कर ले, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन पूछा गया था सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हाउ इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मेजर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर किस चीज के बराबर है? C/NAB। C क्या है? C कांस्टेंट रहेगा, N नंबर ऑफ टर्न्स है, A एरिया ऑफ द कॉइल है, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो सेंसिटिविटी किसके बराबर है? C/NAB। अभी देखिए लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंसिटिविटी आपके पास कैसे इंक्रीज होगी। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए आपके पास हो क्या होगा? NAB को डिक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि देखिए इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है ना, सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NAB। तो अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज किया तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, अगर आपने एरिया ऑफ कॉइल को डिक्रीज किया तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, और अगर आपने नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज किया तो आपके पास क्या होगा? सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट, इससे पहले साल 2022 में इसको थोड़ा चेंज करके दिया गया था। उसमें क्या किया गया था कि इस तरह से आपको दिया गया था कि 1 ओवर सेंसिटिविटी,
ये कैसे इंक्रीज होगी। तो देखिए अगर आप 1 ओवर सेंसिटिविटी करोगे तो फिर ये आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको वर्बल मिलेंगे और नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन है और इनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने साथ लिखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, सारे के सारे यही आएंगे। उसके बाद हम आपको एकेडमिक देंगे और एकेडमिक के सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक तो ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा और ना आपको अपना बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी और प्रोविंस के बुक पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फेडरल को पढ़ना है या नहीं, पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ना है या नहीं, या केपीके के बुक्स को पढ़ना है या नहीं। क्योंकि जो एएफएनएस का टेस्ट है तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए वो लोग बनाते हैं, तो इसमें सारे बुक से चीज़ें आती है। तो जो नोट्स हमने बनाए हैं वो भी सारे सेंटर्स के हिसाब से है। इसी तरीके से टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। इन नोट्स की जो फीस है वो 5500 है। इसके अलावा अगर आप हमसे कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास और भी 2 तरह के कोर्सेज है। एक हमारा क्रैश कोर्स है जिसकी 8000 फीस है और एक हमारी कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन है जिसकी 14000 फीस है। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या देंगे, यही नोट्स आपको देंगे और वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट कोर्स के अंदर हम आपको नोट्स भी देंगे, वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे, नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे और एकेडमिक के लेक्चर्स भी होंगे। तो ये हमारा डिफरेंस है, ये 3 तरह के कोर्सेज है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। हमारा कोई भी कोर्स बाय करने से पहले हमारे डेमो लेक्चर्स देख लिए, डेमो नोट्स देख लिए। अगर आपको पसंद आ जाए और आप मुतमईन हो तब उसके बाद बाय कर ले, ब्लाइंडली बाय करने की जरूरत नहीं है। ये 4 तरह के नोट्स हम आपको देंगे और इंशाल्लाह इससे आपका टेस्ट क्लियर होगा। ये पिछले कोर्स का हमारा रिजल्ट है, जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उनके रिव्यूज़ है, वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो अगर आपने भी टेस्ट देना है पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से तो हम आपको तैयारी करवा देंगे और आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। इंशाल्लाह जो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और जो हम आपको नोट्स देंगे सारा के सारा टेस्ट उसी से आएगा। क्योंकि हमारे नोट्स के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो आपको आपके सेंटर के हिसाब से देते हैं और उसके अंदर सेलेक्टेड चीज़ें हैं। हमने एक प्रॉपर सिलेबस बनाया हुआ है, तो अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट से। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो अच्छे मार्क्स के साथ और आपका नाम मेरिट में आए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और अभी सबसे बेस्ट टाइम है इस तैयारी का। क्यों? क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और मेरिट लिस्ट में आने के लिए सिर्फ टेस्ट पास करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि टेस्ट के अंदर 90% से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। और 90% से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए आपको टेस्ट में टाइम देना है और टाइम अभी है। अभी से अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपकी बेहतरीन हो जाएगी। और अगर आप लास्ट में फिर तैयारी करते हो तो आपके पास 10 से 15 दिन होंगे, तो उसमें तो ना वर्बल हो सकता है, ना नॉन वर्बल और ना एकेडमिक। और अगर हो भी जाए तो जस्ट टेस्ट पास करने के लिए हो जाएगी। और इसके अलावा प्रैक्टिस भी आप लोगों ने करनी है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ओरिजिनल कंप्यूटर पे हमने टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो सारी चीज़ें भी आपकी अभी से कवर हो जाएगी। पास्ट पेपर्स के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि पिछले साल क्वेश्चन किस तरीके से आए। क्योंकि पास्ट पेपर से हमें डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा हो जाता है और इसी के हिसाब आएगा NAB/C। ये भी आप उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि इनको आपने टर्न करना है। फिर तभी क्या करना है आपने, NAB/C को अगर आपने इंक्रीज किया तो आपके पास हो सेंसिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अभी इस पॉइंट के ऊपर आपने थोड़ा सोचना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने इसको 1 ओवर किया। अगर आपने 1 ओवर किया तो अभी ये भी उल्टा हो जाएगा। अभी अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये आपके पास डिक्रीज होगी। बस आपने ज़हन में ये चीज रखना है कि NAB और सेंसिटिविटी का इनवर्स रिलेशन है। अगर NAB इंक्रीज होगी तो आपके पास सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी, अगर NAB डिक्रीज होगी तो आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। ये आपका मेन पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट भी हमने कर लिया कि अगर NAB इंक्रीज होगी तो गैल्वेनोमीटर आपके पास क्या होगा, सेंसिटिविटी उसकी इंक्रीज होगी। और आपको मैंने कहा कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कौन सा होता है, जो स्मॉल से स्मॉल करंट को भी मेजर कर सके। सो ये होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स हमारे पास अवेलेबल है जो हम आपको आपके सेंटर के मुताबिक देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए इस वीडियो को बनाने में तकरीबन हमारे 5 से 6 घंटे लगे। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मज़ीद किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं ताकि मैं आपके लिए उन टॉपिक्स के ऊपर लाजमी वीडियो बनाऊं। और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि हमारा मकसद है आप लोगों की हेल्प करना
और आपको पता है यूट्यूब पर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसके अंदर इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मिले। तो आप इसको बाकी भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बाकी लोगों की भी हेल्प करें। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपका काम है, आपको अच्छा लगे, अपने लिए कीमती लगे तब आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर आप रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का दरवाज़ा खोलोगे तो क्या होगा। तो देखिए, रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मीन्स रूम गर्म होगी। अक्सर वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि अच्छा यार आपने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो अभी तो सारी ठंड कमरे के अंदर आएंगे तो कमरे का टेम्परेचर कम होगा, मीन्स कमरा ठंडा होगा। लेकिन क्या होगा, कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा, इट मीन्स क्या होगा, हॉट हो जाएगा कमरा। अभी क्यों? क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो आपके पास रेफ्रिजरेटर होता है ये इनसाइड जो आपके पास हीट होता है, फ्रिज के अंदर जो हीट होता है उसको बाहर भेजता है, ठीक है। जहां पे ये पड़ा है, अगर कमरे के अंदर पड़ा है तो फ्रिज के अंदर से हीट बाहर भेजेगा। अभी जब आपने दरवाजा ओपन किया तो ये हीट भी बाहर भेज रहा है और जो बाहर का टेम्परेचर है तो उससे फिर हीट ले आ रहा है, फिर बाहर भेज रहा है। तो अभी ये वर्क कर रहा है एज अ हीट इंजन, एज अ हीट इंजन अभी ये काम कर रहा है। तो इसलिए कमरे का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट विल हैपन इफ यू कीप द रेफ्रिजरेटर डोर ओपन, तो आपने कहना है कि टेम्परेचर ऑफ द रूम विल इंक्रीज, कम नहीं होगा, ठीक है। याद रखें, ये अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी फ्रिज काम और ज्यादा करेगा ना, क्योंकि उसने ठंडा करने की कोशिश करनी है और काम करेगा, उसका कंप्रेसर और गैस को कंप्रेस करेगा, वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी और हीट रूम में आएगी तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और ये काम करेगा एज ए हीट इंजन। अभी देखिए और भी क्वेश्चन यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से पूछे गए, ओ मैं सारे आपको समझा देता हूँ, जस्ट ये कर ले, इट्स मोर देन इनफ फॉर योर थर्मोडायनेमिक चैप्टर। बॉइलिंग ऑफ वाटर कौन सा एग्जांपल है, तो ये आइसोथर्मल एग्जांपल है। आइसोथर्मल कौन सा होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अच्छा देखिए, साउंड जब एयर के अंदर ट्रेवल करता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। आइसोबैरिक कौन सा प्रोसेस होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। अच्छा देखिए, अगर गाड़ी की टायर जो है वो फट जाए तो ये कौन सा प्रोसेस है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें हीट का एक्सचेंज जीरो हो। ये लास्ट टाइम पूछा गया था, ठीक है। ये 2024 में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में भी पूछा गया है, टीसीसी में भी पूछा गया है और इवन ईपीएन कैडेट में भी आया था कि अगर टायर फट जाए तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, तो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें हीट कांस्टेंट हो, ठीक है। फिर आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होगा, जिसके अंदर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि एंट्रोपी भी इसके अंदर कांस्टेंट होगी। एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डर है ना, तो एंट्रोपी भी इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट होगी। अभी साइक्लिक प्रोसेस किस किस में होता है, तो ये आइडियल हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर ये साइक्लिक प्रोसेस के अंदर काम करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें पॉइंट ए से अगर लेट सपोज पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर वापस पॉइंट ए की तरफ आता है, ठीक है, पूरा साइकिल में घूमता है। तो उसके फिर 4 फेजेस है, आप चेक कर ले, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी, कार्नोट हीट इंजन और इसके अलावा रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि सिनोनिम ऑफ ब्लेम। ब्लेम का सिनोनिम क्या है, ब्लेम किसे कहते हैं, किसी के ऊपर तनकीद करना, ठीक है, किसी के ऊपर उंगली उठाना, तो क्रिटिसाइज इसका सिनोनिम है। अच्छा और क्या इसके रिपीटेड सिनोनिम आ गए हैं, तो एक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे इसका एंटोनिम पूछे तो वो क्या है, प्रेस, तारीफ करना, तनकीद करना और तारीफ करना। तारीफ करना इसका अपोजिट है ना। नेक्स्ट आपका क्या है डियर स्टूडेंट, तो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का सिनोनिम क्या है, तो जस्टिफिकेशन, सफाई पेश करना, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके अलावा रीजन और फॉरगिवनेस, माफ करना, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका क्या है कि वाइल्ड। वाइल्ड का एंटोनिम क्या है, वाइल्ड किसे कहते हैं, जो जंगली होते हैं। अभी टेम्प्ट किसे कहते हैं, फालतू, जिसको हमने घर में पाला होता है, ठीक है। वाइल्ड जंगली को कहते हैं, टेम्प्ट घर में पाले हुआ, ठीक है। इसके और क्या है, तो डोमेस्टिकेटेड घर में पाले हुए, कल्टिवेटेड, ठीक है, ये दोनों।